इस रोशन चमकती हुई सुबह में आप सबको गुड मॉर्निंग फ्रॉम हार्वर्ड बोस्टन। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शॉ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ब्रेकिंग बैरियर्स प्रोग्राम के साथ। ये सुबह इंडिया के लिए कैसा चमकता हुआ और चढ़ता हुआ सूरज लेकर आई है, G20 की समिट ने ये साबित कर दिखाया है। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहाँ पर पहुँचेगा और इस वक्त ये किस जगह पर खड़ा है। इस वक्त इंडिया उस जगह पर है कि जहाँ पूरी दुनिया के लीडर्स इंडिया में उतरते हैं, वहाँ पर उनको वेलकम किया जाता है और स्टेज पर जो पहिया लगाया गया, जो व्हील आपने देखा, वो उनकी भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे एंड शिपिंग प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया गया है। गो कि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया और ये कहा जा रहा है कि अब से चंद घंटों के बाद जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच साइडलाइन मीटिंग होगी तो उसमें शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियली। लेकिन चंद घंटों के अंदर ही इसकी तमाम डिटेल्स सामने आ गई हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है। ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया को गल्फ कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ से लेकर यूरोप तक बराह रास्त ट्रेड के लिए ऐसे मिला देगा कि फिर आप देखेंगे कि अभी इंडिया की जिस ट्रेड की गूंज दूर दूर तक है वो कहाँ पर पहुँचे। Since we launched PGII, a joint vision by the world's leading economies to invest in the infrastructure that low and middle income countries need. And 2 years on, more large-scale projects are seeing the light, and we are presenting 2 of them today. First, the India-Middle East-Europe Economic Corridor. This is nothing but historic. It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf, and Europe, with a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster, with an electricity cable and a clean hydrogen pipeline to foster clean energy trade between Asia, the Middle East, and Europe, with a high-speed data cable to link some of the most innovative digital ecosystems in the world, and create business opportunities all along the way. इसके प्लान्स में रेलवेज, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स, हाइड्रोजन पाइपलाइंस और डेटा लिंक करने की बातें की जा रही हैं। ये प्रोजेक्ट्स सामने आ रहे हैं। अभी तो खैर जब इसकी डिटेल्स पूरी तरीके से आएंगी तो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त चाइना को लेने के देने पड़ गए हैं। चाइना ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि अब क्या किया जाए। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए अपने हरीफ कंट्रीज़ को मात दे दी है। एक बड़ी बात इसके अंदर ये हुई पाकिस्तान के लिए कि कहा यह जा रहा था, हमने भी आपको ये बताया था कि MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जब इंडिया की G20 समिट के लिए शरीक होने के लिए आएंगे तो वो पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे, यहाँ पर चंद घंटे गुजारेंगे, यानी पाकिस्तान में कुछ घंटे गुजारेंगे और उसके बाद वो इंडिया जाएंगे। अच्छा, इससे पहले ऐसा ही हुआ था क्योंकि 2019 में जब वो इंडिया के लिए आए थे तो वो पाकिस्तान भी आए थे। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ और इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में ऐसे इसको पब्लिश किया गया है कि जो सऊदी अरेबिया है और MBS हैं उन्होंने पाकिस्तान को डिच कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान को ठंड माहौल करा दिया, यानी पाकिस्तान को लाल बत्ती दिखा दी है कि नहीं, आपकी तरफ आने का मेरे पास टाइम नहीं है, और वो उधर चले गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ तक बात की जा रही थी, मतलब हम प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े हम ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना शेख चिल्ली, वो जो एक कैरेक्टर है, हम उससे भी बड़े शेख चिल्ली बन चुके हैं। यहाँ तक हमने बता दिया और ऐसी डिटेल्स भी आना शुरू हो गई कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान आ रही है और MBS आकर इतने बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर ऐलान करेंगे और कहेंगे कि जनाब ये मैं आपके लिए लाया हूँ और पहले मैं आपको ये दूंगा और उसके बाद मैं इंडिया जाऊँगा। तो ज़रा ऐसा कुछ नहीं हुआ।
प्लीज़ होश के नाखून ले लें और जाग जाएं, अब हकीकत की दुनिया में आप आ जाएं। इस तरीके से नहीं हुआ करता और ऐसा नहीं हुआ। तो MBS को हमने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने गले लगाया, उनको वहाँ पर वेलकम किया और G20 की समिट में जो है वो शरीक हुए भरपूर तरीके से। तो पाकिस्तान के लिए तो इस वक्त इन तमाम ख़बरों में गो के सभी खबरें बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये क्योंकि डायरेक्ट उससे लिंक बनता है। उसके बाद अफ्रीका के हवाले से एक नहीं बल्कि 2-3 बड़ी खबरें इस समिट की। शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर ही नहीं बल्कि नाइजीरिया की जो इकोनॉमिक टाइज़ मज़ीद स्ट्रेंथन हुई हैं इंडिया के साथ, उसके ऊपर भी ये बात की जा रही है कि इंडिया ने चाइना को मात दे दी है। तो एक महाज पर मात नहीं दी बल्कि G20 के इस प्लेटफॉर्म पर कई एक महाज़ों पर लगता है कि उसने यानी कि चाइना को जो है वो ठंड माहौल हो गया है। और वो ये है कि नाइजीरिया के साथ जो पैक्ट साइन हुए, एक तो $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट का एक एग्रीमेंट सामने आ रहा है और एक $1 बिलियन जो डिफेंस पैक्ट है नाइजीरिया के साथ, वो भी सामने आया है। इंडिया टू प्रोवाइड वेपन्स वर्थ $1 बिलियन थ्रू नाइजीरिया। और फिर ये कि जो इंडियन फर्म्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगी $14 बिलियन इन दी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। और पहले भी इससे पहले हम कई एक प्रोग्राम्स इसके ऊपर कर चुके हैं कि बहुत से वहाँ पर इंडिया के एग्रीमेंट्स और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इसमें इंडिया अफ्रीका रिलेशंस जो हैं अंडर PM नरेंद्र मोदी वो बहुत टाइज स्ट्रेंथन हुई हैं और बिग टिकट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कही जा रही है इसको कि जो नाइजीरिया ने पैक्ट साइन किया, ये एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं इंडिया के साथ। दिस डील विल हेल्प नाइजीरिया अचीव 40% सेल्फ रिलायंस इन हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बाय 2027। तो नाइजीरिया को इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट, इससे पहले भी हमने जो प्रोग्राम्स किए वो आपको बताया। तो G20 की इस समिट में भी कई तरह की सपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। इन एग्रीमेंट्स की तो हम आने वाले दिनों में भी बात करते रहेंगे जैसे जैसे इसकी डिटेल सामने आएंगी। लेकिन जो एक कमाल का काम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कर दिखाया है वो इंसानियत के लिए भी एक बड़ी मिसाल है। और वो ये हुआ कि PM मोदी ने अफ्रीकन यूनियन चीफ को बाकायदा बुलाया और उनको गले लगाया, पहले अनाउंस किया, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके डॉक्टर जयशंकर उनको लेने के लिए टेबल के पास पहुंचे और उनको बुलाकर जो है वो बाकायदा गले लगाया गया। पूरी दुनिया के लीडर्स ने वहाँ पर तालियां बजाईं और इसको एक बड़ी विक्ट्री इसलिए कहा जा रहा है कि मैंने पहले भी कहा था, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन वर्ल्ड, ये जो उनका लोगो है और थीम है G20 समिट का, ये हर जगह पर डिपिक्ट होता हुआ नज़र आया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के ख़ानदान को हम लीड करेंगे, हम लेकर चलेंगे। और ये जो एक जेस्चर था, जैसे कि मैंने बताया कि अफ्रीकन यूनियन चीफ के लिए, ये दुनिया के लिए ये जेस्चर है कि हम तुम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो कोई गरीब कंट्री हो, वो कोई भी हो, लेकिन अगर वो इसमें दुनिया को आगे ले जाने के लिए, इस प्लेनेट की तरक्की में हमारा साथ देना चाहता है तो हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो इसके और भी बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ कि उनको किस तरीके से बुलाया गया। की सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। एक जेस्चर इसने वाकई बताया है। और आपको पता है कि ये माइंडसेट, ये मेंटालिटी किसकी होती है? ये एक विनर की होती है, एक उस मुल्क की होती है कि जिसको पता है कि अगर वो सबको साथ लेकर नहीं चलेगा
तो बहुत सी मुश्किलात है राह की। तो क्यों ना ये किया जाए कि राह की इन मुश्किलात को हटाने के लिए सबको साथ लेकर चला जाए। और मैं ये समझती हूँ कि एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। यही वजह है कि मैंने ये जो कहा कि G20 के इस समिट ने ये साबित कर दिखाया है कि इंडिया है वो आने वाले डेकेड्स में इस दुनिया को लीड करने वाला है।